तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्ष। क्या पढ़ने वाले हैं? कक्ष। अभी तक परमाणु पढ़ा आपने। परमाणु किसी ने मालूम है ना? हाइड्रोजन परमाणु तुमने सुना होगा। हाइड्रोजन परमाणु, फिर ऑक्सीजन परमाणु, ये सब परमाणु है। और परमाणु क्या है मैंने पहले बताया, ये क्या है? प्रकृति में उपस्थित जितने भी बड़े बड़े पदार्थ होंगे वो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। मालूम है? छोटे छोटे, जैसे ये चाक भी बना हुआ है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल बताया, ये चाक में भी छोटे छोटे कण दिखाई दे रहा है ना, यही है परमाणु। क्या है? यही है परमाणु, जिसे अपने नग्न आंखों से यानी आंखों से देखना, खुले आंखों से देखना संभव नहीं। मालूम है किसी को? है ना, देखना संभव नहीं है। जैसे मैंने कई बार तुम्हें एक ग्लास ले लो, उस ग्लास में एक कांच की ग्लास ले लो और उसमें पानी डालो उसमें और देखो, तुम्हें दिखाई देंगे जो कण होंगे ना, पानी के कण इधर उधर तेजी से, इधर उधर गति, टेढ़ी मेढ़ी गति से गति करते हुए दिखाई देंगे। देखा तुमने इस प्रकार? तो हम उसी परमाणु की बात करें। तो उसी परमाणु जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखो इस प्रकार ये छोटा सा कण है। अब इस कण को हम बड़ा करके देख रहे हैं। किसमें? एक माइक्रोस्कोप, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखें तो अंदर वो कैसे दिखाई देता है, उसमें कैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं उसमें, और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन क्या इसके चारों ओर गति करते हैं, तो उसको देख रहे हैं, है ना? तो समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हम कोई सी परमाणु ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन। क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का अगर एक छोटे से कण, परमाणु मतलब मैंने क्या बताया, वो छोटा सा कण, बिल्कुल बारीक सा, मतलब जिसको देखना संभव नहीं है कि नहीं? तो अब इसको देख रहे हैं, इसके अंदर की संरचना देखें तो इस प्रकार से बनता है ना? ये बना गोलाकार, ये इसके गोलाकार, एक गोलाकार संरचना बना ये। तो ये गोलाकार संरचना में एक केंद्र होता है, मालूम है ना? यस। जैसे किसी भी चीज के एक मध्य बिंदु होता है, किसी भी गोलाकार वस्तु का एक सेंटर पॉइंट होता है, बीच में सेंटर पॉइंट। तो ये अब इस सेंटर पॉइंट में हमारे पाया गया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की खोज किया किसने? किसको मालूम है थोड़ा? न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक नामक वैज्ञानिक। किसने? चैडविक नामक। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था, किसको मालूम है? है ना, ये गोल्डस्टीन ने, है ना? ये गोल्डस्टीन है यहाँ पर। और इसी प्रकार ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है यहाँ पर। देखो छोटे से कण की बात करो, मैंने चाक पहले बता, ये यहाँ पर ये जो जीरा है, यहाँ पर ये जो कण है, ये परमाणु है। इस परमाणु के एक माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख रहे हैं तो वो दिखाई कैसे देते हैं? इस प्रकार से दिखाई देता है। हर समय में उसके एक मध्य बिंदु होता है, उसमें एक केंद्रक होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं जिसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। क्या होता है? नाभिक। इस नाभिक में हमारे पास क्या है? इसके अंदर नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? रदरफोर्ड, है ना? रदरफोर्ड। किसने किया? रदरफोर्ड। देखो मैंने पहले ही बताया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा ना, कि जब अल्फा कणों की जब हम बौछार करते हैं तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, है ना? हाँ, तो कुछ क्या है, आवेशित होकर क्या अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। मालूम है किसी को? तो कुछ बिना विचलित किए सीधे निकल जाते हैं। उनने एक छोटे से कण को लिया। क्या लिया उन्होंने? ये जो छोटा सा कण है ना, ये बारीक, इस बारीक कणों पर उन्होंने अल्फा किरणों की बौछार किया, है ना? लाइट को, प्रकाश की लाइट उन्होंने किया, है ना? तो थोड़ा यहाँ पर वो भी डिस्कस करा देता हूँ। देखो समझे यहाँ पर, ये परमाणु है। क्या है? ये परमाणु है। और एक परमाणु इस प्रकार का क्या है? ठोस है। हमने थॉमसन का नियम पढ़ा ना? सर जे थॉमसन ने क्या बताया कि जो परमाणु एक ठोस और मजबूत और दृढ़ मजबूत वाला एक परमाणु है ना? मजबूत है ना? ठोस और दृढ़ और मजबूत, ठोस दृढ़ और मजबूत है। उस प्रकार हम कह सकते हैं मजबूत, जैसे पत्थर की तरह। किसकी तरह? पत्थर की तरह। तो ये पत्थर की तरह ये बताया किसने, है ना? तो ये हमारे पास किसने बताया? जे थॉमसन ने। किसने बताया? जे थॉमसन ने। देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस इनने क्या करा, जैसे रदरफोर्ड ने क्या करा, इसमें किसी एक प्रकार अल्फा, क्या है? अल्फा और गामा, क्या है? अल्फा, गामा और बीटा, ये किरणें हैं। क्या है? ये किरण, जैसे सूर्य का प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंच सकती हैं। या जैसे कांच ले लो और उस कांच का सूर्य का प्रकाश ले लो और किसी के व्यक्ति के चेहरे में फोकस कर दो, होता है? देखा किसी ने? किया कि नहीं किया तुमने? सुना मेरा? जी सर। रीड कंटिन्यू सीधा रखो। मैंने एक बार बताया, आलस्य तुम्हें आएंगे गारंटी। तुम्हें यदि समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आलस्य आए, है ना? और मैंने पहले ही बताया
कि किसी चीज को सोचने का तरीका ये है, किस चीज को हमें आलस्य तभी आएगा, तब नहीं आएगा जब हम किस चीज के बारे में ज्यादा गहराई से करते हैं। जैसे एग्जांपल बता, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर नाभिक लिखा है, क्या लिखा है, नाभिक। इस नाभिक के बारे में सोचो, नाभिक वास्तविकता में क्या दिमाग में चलना चाहिए। मेरे जैसे यहाँ पर नाभिक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, नाभिक। यहाँ पर नाभिक पढ़ रहा है, इस नाभिक के बारे में एनालाइज करो, नाभिक होता है क्या, किस चीज के अंदर नाभिक पाया जाता है ना, किस चीज के नाभिक पाया जाता है और किस ये वास्तविक नाभिक दिखाई कैसे देते हैं, ये सारी बातें उत्पन्न होना चाहिए, सारी बातें हमारे दिमाग में आना चाहिए। जब ये हम पढ़ते समय ये दिमाग सारी बातें हमारे जहन में चलते रहते हैं ना, तो उस समय ऑटोमेटिक पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। ये पढ़ाई में इंटरेस्ट उसी व्यक्ति को नहीं आता जिस व्यक्ति को बस पढ़ा है, नाभिक लिखा है, हम सुन रहे हैं, तुम्हारे कान में कोई क्रिया नहीं हो रहा, तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की क्रिया ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें धीरे धीरे आलस्य हो जाएगा। हर समय राइस मतलब कि हम जो नाभिक दिखाया है, तो नाभिक वास्तव भले अगर कुछ किसी को थोड़ा बहुत पढ़ने ही आता तो नाभिक में देखो, नाम में आके मतलब लिखा है, बा में छोटी की क्या है, छोटी की मात्रा लिखा और का कलम पे किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो तुम्हें ये पता चलेगा, खरे आप अपने को नाभिक लिखते नहीं आता था, आज हमने यहाँ पर देख लिया कि नाभिक किस प्रकार से लिखते हैं, तो समझा। हमें नाभिक लिखते नहीं है, तो हम नाभिक किस प्रकार से लिखते हैं आप दूसरी बार हम देख लेंगे। इसी प्रकार सारे वर्ड किस प्रकार इमेजिन करते करते जाओगे तो तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट लगने लग जाएगा और आलस्य नहीं आएगा। ये मेन का असल में पढ़ाई करते समय याद रखना कि यहाँ पर जो भी चीज लिखे जा रहे हैं उस चीजों के बारे में थोड़ा फोकस करो, उस चीज को वास्तविकता में कैसे लिखा गया और ये क्या चीज को यहाँ पर समझा रहा है, वो दिखाए कैसे, ये सारी बात है ना। एक आम का पेड़ होगा, एक आम का पेड़, इस आम के पेड़ को देखने में तुम्हारे आलस कभी नहीं आएंगे तुमको, क्योंकि उसमें फल लगे हैं। अब फल लगे हैं ना उसमें, एक आम के पेड़ में क्या है, फल लगा हुआ है, तुम्हें आलस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें जहन में ये हो रहा और पका हुआ आम है, मैं जाके तोड़ के खा लूंगा। ये क्रिया अंदर से उत्सुकता हो रहा है कि उस आम को खाने की उत्सुकता। तो इसी प्रकार इस चीज को पढ़ने की उत्सुकता हमें आना चाहिए असल में। और बहुत सीरियल में क्या बताया कि हमें भले इसके बारे में प्रश्न नहीं बनता, हमें कुछ आता नहीं हो, बस ये कैसे लिखा गया इस प्रकार से चीजों को लिखा जाता है कि कुछ वर्षों में किसी को लिखते नहीं आता था। गोल्ड यहाँ पर ला में क्या है, मतलब डा यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या इसमें ला यानी कुछ आधा ला लग रहा है इसमें, है ना। इसको गोल्ड स्टील शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है, तो कुछ चीजों किस प्रकार से जब हमें फोकस करते हैं तो आसान हो जाता है चीजों को पढ़ना और समझना। और ऐसा करके धीरे धीरे एक समय में ऐसा लग जाए, ऐसा समय आ जाएगा कि तुम किसी चीज की खोज करना सीख जाओ, किसी चीज को खोज कैसे करते हैं हर समझ में। अभी तुम्हारे जेब में कुछ नहीं, तुमको खोज करना, तुमको पता ही नहीं खोज कैसे किया जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से किया जाता है, समय का अनुसार सब सीख जाओगे। बस बात ये है कि ये जो दिखा मैं बता रहा हूँ इस पर ध्यान रखो। तो यहाँ पर ये परमाणु है, परमाणु कैसे मजबूत है, क्या है परमाणु, क्या है मजबूत है ना। परमाणु एक मजबूत है ना, बहुत कठोर है, क्या है कठोर है। तो इस पर क्या किया इनने, ये जो रदरफोर्ड ने क्या किया, इसमें अल्फा किरणों की बौछार किया, क्या किया इनने अल्फा किरणों की बौछार, अल्फा किरणों की इसमें बौछार करा। अब अल्फा किरणों की बौछार किया तो क्या हुआ, ये अल्फा किरण जो है इस परमाणु के भीतर से क्या है डायरेक्टली यहाँ पर इधर निकल जाते हैं, किस प्रकार से है ना, बिना विक्षेपित किए, क्या है बिना विक्षेपित है ना, बिना विक्षेपित किए सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु का कुछ भाग क्या होता है, खोखला, क्या होता है खोखला। अब खोखला शब्द मालूम है कैसा होता है खोखला, किसी की इमेजिन करो, खोखला घास का पेड़, घास का पेड़ अंदर खोखला होता है। तो ये बात समझ आ रहा है, मतलब प्रकाश की किरणें अगर किसी चीज से गुजर रहा है, यदि वहां से सीधे बिना विक्षेपित, बिना कुछ किए, बिना कुछ ताकत के डायरेक्ट निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज क्या है खोखला है कि नहीं है। तो ये खोखला, इसका मतलब इनने क्या पाया कि परमाणु का कुछ भाग क्या होता है खोखला होता है ये। और फिर उन्होंने फिर अल्फा कणों की बौछार किया उन्होंने, है ना, फिर अल्फा कणों की बौछार किया उन्होंने, तो क्या किया उन्होंने, है ना। तो ये अल्फा कण क्या होगा, है ना, ये अपने मार्ग से क्या होगा विचलित हो जाएगा, क्या होगा ये विचलित होगा। मतलब देखो उसको जाना कहाँ चाहिए था, डायरेक्टली जाना चाहिए था ना, ये किरणों इस प्रकार मैं यहाँ ना जाते हुए क्या इस दिशा की ओर, मतलब अपने मार्ग से भटक गया, कह सकते अपने मार्ग से वो भटक गया, है ना। इसका मतलब क्या होता है, परमाणु में कुछ भाग क्या होता है आवेशित, क्या होता है ये बात मालूम है। और देखो ये इस प्रकार, अब यहाँ पर देखो इनने ये सेंटर में ना करके थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर ये किरणों पर इन्हें थोड़ा यहाँ पर कराया हमने ऊपर वाले साइड, ये इस प्रकार है ना ये। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इस प्रकार, ये भी इसकी वाली किरण यहाँ से निकलता है, आ रहा है सामने, ये दो किरणों का बस फोकस करा है और दूसरी किरणों को हमने कहाँ से कराया इस प्रकार से, ये नीचे चले गए, तो बात समझ इस प्रकार।
अब इनने ये दोनों किरणों करा, इसका मतलब दूसरी किरण में क्या हुआ कि परमाणु क्या है अपने मार्ग से क्या होता है, ये जो अल्फा किरण अपने मार्ग से क्या होता है विचलित हो जाता है। एक्स किरण सुना, एक्सरे सुना किसी ने, एक्सरे यस शरीर का टूटी फटी हड्डी हो जाता है ना, तो वहां पर एक्स किरणों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एक्स किरणों का इतना तेज होता है कि भाई तुम्हारे शरीर से भी मतलब जो लाइट जो आर पार हो जाते हैं और तुम्हारे टूटी फटी हड्डियों को पता चल जाता है और इमेज बना देता है। एक व्हाइट वहां से एक बोर्ड होता है, उस व्हाइट बोर्ड में तुम्हारा इमेज बन जाता है और पता बता देते हैं कि तुम्हारा डिट कहां कहां टूटी है और कहां का क्या है, ठीक है नहीं। तो वहां पर एक्स किरणें क्या है तेज होते हैं ना। अब देखो किरणों का कितना बड़ा रोल है, किरणों का बहुत सारी चीजें जला भी देते हैं। प्रकाश किरण सूर्य, किसी भी उत्तल लेंस को ले लो, कौन सा लेंस को ले लो, उत्तल लेंस को ले लो और उस उत्तल लेंस को प्रकाश की किरणों को क्या है एकत्रित कर दो और एक कंडा ले लो या कुछ भी ले लो, वो चीजों को जला दे, कागज ले लो, एकत्र जल जाए। किसको मालूम है? यस सर, सर कंपोस्ट में आता है। किसको मालूम है ये बात? यस यस, किसी ने किया? एक कंपोस्ट में आते हैं कि ज्यादा करी आपने लगाया सूर्य के प्रकाश में रख दो और वहां पर एक कागज रख दो, कुछ समय बाद बिल्कुल हिलाओ मत हाथ को, वो जल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किरणें कितना तेज है, प्रकाश की किरणें कितना तेज है, आर पार निकल रहा है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पर, वही बात यहाँ पर वही कर, ये प्रकाश किरणें ही यहाँ पर है। प्रकाश किरणें में भी अल्फा किरणें और एक्स किरणें इसी में पाया जाता है, ठीक है नहीं। ये बातें तो कर रहे हैं, तो ये इसमें प्रधान क्या कर, अब इन्हें क्या करा, तीसरा क्या करा हमने, इन अल्फा किरणों को क्या हमने बिल्कुल सेंटर में, इस परमाणु के बिल्कुल कहां पर, ये सेंटर में हमने आपतित कराया, कहां पर, सेंटर में बिल्कुल, है ना। तो सेंटर में कराने के बाद ये जो अल्फा किरणें क्या सीधे नहीं निकलते, क्या है ये सीधे नहीं जाते, बल्कि ये क्या है यहां से इस सेंटर से टकरा कर क्या अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं, क्या अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है? ये इससे टकरा कर अपने मार्ग में क्या है वापस लौट आते हैं। देखो उनने यहाँ पर आपको कराया, ये दोनों जगह पर समझ रहा है, ये पॉइंट में ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, इन्हें यहाँ पर कराया तो इन पर ये परमाणु क्या डायरेक्टली जो अल्फा किरणें सीधे निकल दोनों जगह, इन्हें यहाँ पर इस जगह पर कराया, इन्हें इस जगह पर कराया, तो अल्फा किरण अपने मार्ग से विचलित हो गया, मतलब उसको वापस भी लिया और सीधे भी निकला, समझ में आ रहा, सीधे भी निकला। और इन्हें फिर सेंटर, उनको दिमाग आया कि सेंटर में करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, अब सेंटर में करा हमने, सेंटर पर उनको दिमाग आया कि आप बीच सेंटर में बिल्कुल, है ना, परमाणु के बिल्कुल सेंटर में अपन ये किरणों को आपतित कराएंगे, है ना, किरणों की बौछार कराएंगे, ये किरणें क्या वापस अपने मार्ग में वापस लौट आ गए। इसका मतलब हमने क्या करा भैया, तुम जैसे किसी पत्थर में अपने हाथ, है ना, अपने हाथ से प्रहार करोगे, हाथ से मारोगे तुम, वापस जैसे तुम्हारा टेबल है, टेबल वापस आएंगे कि नहीं, तुम्हारा हाथ वापस रिपीट आएगा। अब तुम बोलोगे जब कोई दिमाग लगा व्यक्ति बोले मैं इस प्रकार ऐसा नहीं कर सकता, क्यों, वापस तो आएगा ही ना, तो इस प्रकार हाथ इस प्रकार तो वापस रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, मानवा लगा लो रिटर्न आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस चीज का क्या है, एक सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है, एक केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक। तो उस केंद्रक का नाम ही क्या दे दिया हमने, नाभिक, क्या दे दिया, नाभिक। इस प्रकार नाभिक के पिता किसको कहा जाता है, नाभिक के पिता रदरफोर्ड को, नाभिक के पितामह किसे कहा गया, मतलब नाभिक की उत्पत्ति किसने किया, रदरफोर्ड। नाभिक की उत्पत्ति किसने किया, बात समझ आ रहा है। देखो अब ये रदरफोर्ड ने नाभिक की उत्पत्ति किया, अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन सीधे चले जा रहे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर सीधे निकल रहे हैं, यहाँ पर सीधे निकल रहे हैं। अब तो इसका मतलब ये पदार्थ है, ये हमारे पास ये जो भी हो परमाणु है, ये परमाणु यहाँ पर ऐसे क्या है कि भैया ये परमाणु इसमें सीधे निकल रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या है कि ये सीधे निकल रहा है। इसका कारण क्या है, तो इन्हें कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लिया, कौन से वैज्ञानिक अनुमान लिया यहाँ पर, है ना, चेडिक नामक वैज्ञानिक, किसने, चेडिक, है ना, चेडिक ने हमारा कौन सा है, गोल्डस्टीन, है ना, गोल्डस्टीन ही हमारा एक वैज्ञानिक है ना। यहाँ पर ऐसा क्या है, एक का नाम है सर जे जे थॉमसन, मालूम है ना, सर जे जे थॉमसन, सर जे जे थॉमसन। अब इन्हें नाभिक दे दिया हमने, तो सर जे जे थॉमसन ने क्या है, सर ये नाभिक, इसने नाभिक की खोज कर दिया रदरफोर्ड ने, है ना। अब आगे जाकर क्या है कि एक वैज्ञानिक आया आगे जाकर, सर जे जे थॉमसन ने देखा, है ना, कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या है इसमें कि हाँ परमाणु के सेंटर पॉइंट से क्या है अल्फा किरण वापस टकराकर वापस आ रहा है, मतलब अल्फा किरणों की जब ये बौछार यहाँ पर एक किरण बौछार करेंगे तो क्या है वो किरण वापस आ रहा है। तो रदरफोर्ड ने बोल दिया कि वो नाभिक, वो सेंटर पॉइंट,
मतलब परमाणु के बीच वाला मध्य भाग है। कहाँ है ये? मध्य भाग है। मगर हमने ये नहीं बताया कि यहाँ पर ये जो ये क्यों है और यहाँ से किरणें आपतित करा। तो यहाँ सर जे थॉमसन ने ये जो हमारे पास जो किरणें हैं उनने इसका नाम क्या दे दिया? उन्होंने इसका नाम बता दिया इलेक्ट्रॉन। क्या बता दिया? इलेक्ट्रॉन। बिजली इसी का क्या नाम दिया इसने? इलेक्ट्रॉन। बिजली का घर। नहीं ये कुछ मत बोलो, गलत बोलो, गलत बोलो। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन। उसका नाम ने क्या नाम दे दिया उसने? इलेक्ट्रॉन। और उसमें कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है उसमें? ऋण आवेश, मतलब ऋणात्मक होता है। आज हमने गणित का रूल्स है कि प्लस प्लस माइनस, इसको मालूम है? गणित का रूल्स में क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? माइनस। अरे प्लस ही होता है गणित में। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या उल्टा? ये गणित नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? केमिस्ट्री, है ना? प्लस प्लस माइनस, है ना? माइनस माइनस सब माइनस, है कि नहीं? माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ये गणित है, मतलब ये केमिस्ट्री है, गणित नहीं है कि नहीं? तो ऐसा होता है, ये जुड़ते हैं आपस में, है ना? धनात्मक और ऋणात्मक आयन मैंने पहले बताया, एक रासायनिक समीकरण करना बताया था, गणित में जुड़ते हैं आपस में, है ना? तो भैया सर थॉमसन ने क्या हुआ कि ये जो परमाणु है और इस यहाँ से खोखला है, तो ये किरणों को, यदि ये किरणों को, ये क्या है, ये वाला भाग, यदि इस किरणों को यहाँ पर आने दे रहा है, असल में ये वाला भाग जो है इस किरणों को अपनी ओर आने दे रहा है, मतलब अपनी ओर मिलने दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अवश्य ही क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त होगा उस पर ऋणावेश होगा। क्या होगा? ऋणावेश। क्यों 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 दिमाग लगाया उसने? क्योंकि जो अल्फा किरण, ये गामा किरण, ये क्या है? प्लस है। इन पर कौन सा आवेश होता है? अल्फा और गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश। कौन सा आवेश होता है? प्लस। देखो प्लस और माइनस क्या होता है? जुड़ते हैं। क्या है? प्लस और माइनस जुड़ते हैं। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस जुड़ते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब जोड़ा बना लिया उसने। इसी उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उन्होंने इसी आधार पर, इसी मतलब सिद्धांत पर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का ये ऋणावेश है। इसका कारण क्या है कि अब जब यहाँ पर जो अल्फा और गामा जो किरणें जब प्लस में है, किसमें? ये प्लस में, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट क्या, ये पॉइंट जो क्या है, इस किरणों को अपनी ओर आकर्षित आने दे रहा, अपनी ओर आने दे रहा है। इसका मतलब अवश्य यहाँ पर जो भी होगा उस पर ऋणावेश होगा। क्या हो गया? उस पर ऋणावेश होगा। इसका मतलब सर थॉमसन ने क्या बता दिया कि वो अवश्य वो क्या होगा? एक ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। मैं उत्पत्ति बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? उत्पत्ति, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उत्पत्ति बता रहा हूँ। ऐसा में ये तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार देखो यहाँ पर, फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखो आगे जाकर हमने क्या करा कि अब ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी परमाणु को क्या है, उदाहरण स्थिर रखने के लिए, किसी परमाणु को क्या है, स्थिर रखने के लिए ऋणावेश है। कौन सा? ये ऋणावेश है। तो यहाँ पर हमने एक धनावेशी, देखो मैंने क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस और माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास जो सेंटर में ये जीरो है, अब इस पर कोई आवेश नहीं। क्या है? कोई आवेश। अब देखो किस चीज को रोकना हो, किस चीज को स्थिर रखना हो, तो आपस में तुम्हारे जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि तुम 60 किलोग्राम के व्यक्ति हो और तुम्हें 60 किलोग्राम के व्यक्ति को क्या है अपनी ओर हाथ में पकड़ के रखना है, उठा के। कितना समय तक रख पाओगे तुम? ज्यादा देर तक नहीं, 1-2 मिनट। और उसी प्रकार तुमने यदि तुमसे ये कहा जाए कि बहुत यदि एक पत्थर हाथ में दिया है ज्यादा लंबे से, काफी लंबे से पत्थर हाथ में दिया जाए तो क्या हो? काफी लंबे समय तक रखा होगा, है कि नहीं? अगर तुम्हारे शरीर की शरीर बाहर कितने व्यक्ति को उठाने की बात नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार क्या है यहाँ पर ये जो ये नाभिक यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर इस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो। तो यहाँ पर इसको स्थिर रखने के लिए हमने एक धनावेश दिया। क्या है? एक धनावेश वाला कण यहाँ पर रखा। उस धनावेश कण का क्या है? ई गोल्डस्टीन ने ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसी धनावेश कण का नाम क्या दे दिया? उन्होंने प्रोटॉन। क्या दे दिया? प्रोटॉन। आज हमने क्या रख दिया उसने? प्रोटॉन। इस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब इसको स्थिर रखने, मतलब इसको विराम अवस्था में रखने के लिए, इसको रोके रखने के लिए क्या है? एक धनावेश कण की आवश्यकता पड़ा। किसने बोला? ये ई गोल्डस्टीन। तो उस धनावेश कण का नाम क्या रखे हमने? प्रोटॉन। क्या रखा हमने? प्रोटॉन। कोई बात समझ आ रहा? ये प्रोटॉन क्या रखा हमने? प्रोटॉन। फिर आगे जाकर हमने क्या करा कि एक प्रोटॉन आ गया धनावेश में। क्या है? धनावेश में। अब धनावेश में है ये जरूर। अब हमने ये सोचा कि ये धनावेश भी तो रुकना चाहिए। क्या है? ये धनावेश भी तो रुकना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन जल बना, जल मालूम है तुम्हें? जल बनता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। कैसे बना हाइड्रोजन? जल कैसे बना? देखो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, तो दोनों बन गए जल, H2O जल का सत्व बना। तो हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश है?
धन आवेश, तो हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश है? धन आवेश, ऑक्सीजन पर ऋण आवेश। आपस में जुड़ के क्या बना लिए? जल बना लिया। अब पानी को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते क्या? नहीं तोड़, कहीं से है कि नहीं? उनकी कणों को तोड़ना संभव नहीं है ना? तो ये आपस में प्लस और माइनस जुड़ गए, डीजल बना लिया। उसी प्रकार ये धन आवेश से अब यहाँ पर स्वतंत्र है। क्या है ये? स्वतंत्र। इस पर एक ऋण आवेश की जरूरत है। किसको? एक ऋण आवेश वाले कण की जरूरत है। तो उस ऋण आवेश कण की जरूरत है। उस ऋण आवेश कण का क्या नाम रखा मालूम है? उस ऋण आवेश कण, तो ऋण आवेश कण तो नहीं है, बस इसको स्थिर रखने के लिए देखो इसका भार क्या होता है? कम होता है। ये किसका? प्रोटॉन का जो भार होता है वो कम होता है। किसकी तुलना में? अब इसका भार मान लें 1 किलोग्राम है। कितना है? 1 किलोग्राम। मैंने बताया कि 1 किलोग्राम मिट्टी को अगर तुम्हें थमे रखना है तो तुम्हारा भार ज्यादा है। 1 किलोग्राम वस्तु को अगर तुम्हें अधिक समय तक रखना है तो तुम्हारा भार अधिक होना चाहिए, तुम्हारा वजन अधिक होना चाहिए। तो इसी प्रकार इसको रोके रखने के लिए, जैसे तुम्हें किसी पता चले कि तुम हाथी को रोके रखना, तुम्हें हाथी का दे दिया जाए और तुमको बोल दिया जाए कि भैया हाथी को तुम कुछ समय तक रोक के रखो, या घोड़े की है ना, घोड़े की नाप तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए है ना, घोड़े की जो पकड़ने के लिए सागर दे दिया जाए, कोई इसे रोक के रखो, तुम तो भैया आगे तुम कैसे रोकोगे? रोक सकते क्या? नहीं रोक। तो तुम्हें अगर जैसे छोटा घोड़ा की बात करो तुम रोक दो, अगर छोटा घोड़ा या छोटा हाथी को तुम रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। इसका मतलब क्या हो? यदि हमें किसी वस्तु को यदि रोकना हो है ना, तो उसका वजन कम होना चाहिए हमारे तुलना में। उसका वजन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये धन आवेश है, तो इसका वजन क्या है यहाँ पर? बहुत कम है यहाँ पर। अब इसको रोके रखने के लिए अधिक भार वाली चीजों कण की आवश्यकता पड़ेगा। क्या है? अधिक भार, मतलब इसको दबाने वाला। क्या है? इसको दबाने वाला, यानी कुछ दबाने वाले उदासीन है ना, उस कण का क्या नाम रखा? न्यूट्रॉन। किसने रखा ये? इस उदासीन कण का क्या नाम रखा? कौन है भाई? सर चैडविक नामक वैज्ञानिक ने इसी उदासीन कण का और इसी अधिक भार वाले कण का क्या नाम दिया उसमें, है ना? यानी देखो इसका भार कम है, प्रोटॉन का भार है, प्रोटॉन का भार क्या है? कम है ना। इसको रोके रखना है, इसको बीच सेंटर में ही क्या है? रोके रखना है। इसको रोके रखने के लिए हमें देखो इस चीज को रोके रखना है तो भार यानी ज्यादा वजन वाली चीजों को रखना पड़ेगा। इस चीज को दबाना हो तो तुम बाहर ज्यादा चीजों को उसके ऊपर रख दोगे, ठीक है नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर इसी एक आवेशित कण को रखा, एक ऋण है ना, उस आवेशित कण को हमने यहाँ पर रखा, तो ये जिसका भार क्या है? इस प्रोटॉन से क्या होता है? इसमें अधिक होता है। प्रोटॉन का भार कम है और ये जो प्रोटॉन को जो दबा रहा है उसका भार क्या होता है? अधिक होता है। तो उस अधिक भार वाले कण का क्या नाम रखा? चैडविक नामक में से अधिक भार वाले कण का क्या नाम रखा? न्यूट्रॉन। क्या रखा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल मतलब उदासीन, न्यूट्रल मतलब उदासीन। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं बिल्कुल काम करना बंद कर, तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं बिल्कुल काम करना बंद कर, है ना? तुम सुनने की क्षमता भी नहीं है, तुम्हें बोलने की क्षमता भी नहीं है, सिर्फ देखते हो। हर समय हाथ हिलाने की क्षमता नहीं, इसका मतलब तुम उदासीन हो चुके हो, पैरालाइज हो। कौन से पैरालाइज कह सकते बिल्कुल, है ना? कोमा में चले गए, उदासीन है कि नहीं? स्थिर होगी नहीं, बिल्कुल शांत, है ना? तुम शांत कुछ कर ही नहीं सकते वहां पर, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी किसी ने यहाँ पर दबा के रखा हुआ है ना, ऑलरेडी तुम्हें किसी ने दबा के रखा। अब दबाने का मतलब क्या? तुम्हारे शरीर की जो कोशिकाएं काम करना बंद हो गया, ठीक है? कोशिकाएं काम करना बिल्कुल मृत हो गया बिल्कुल। तो वहां पर भी ये है वो तुम्हें आपस में यानी तुम्हें दबाया किसने? यहाँ पर ये उदासीन कर तुम्हें किसी है ना, ये बातें तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोटॉन का भार क्या होता है? न्यूट्रॉन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि प्रोटॉन को स्थिर रखने के लिए, प्रोटॉन को उदासीन बनाए रखने के लिए, मतलब प्रोटॉन कुछ ना कर सके, क्या है? प्रोटॉन कुछ ना कर सके, इसीलिए क्या है? उसको रोके रखने के लिए क्या है? एक उदासीन कण की आवश्यकता पड़ता है, जिसे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। तो कुछ बात समझ में आ गया? ये तो इतनी बातें तुम्हें समझ में आना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखो आगे जाकर फिर हमारे ये कण की बात करा, ये जो इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है ना? इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर ये वाला ये भाग हम देख सकते हैं इसमें, ये पॉइंट, ये देखो ये जितने पॉइंट में लिख रहा है, इस पॉइंट पर जो भी हमारा परमाणु का आवेश में बहुत सारा कराएंगे तो इसमें डायरेक्टली निकल जाएगा। तो निकल जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि वो अवश्य कौन सा कण होगा? उस पर कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश। कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश। उस ऋणावेश कण का क्या नाम दिया? कौन ने? सर ये थॉमसन ने इस ऋणावेश कण का क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। कुछ बात समझ में आया? तो ये बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना? तो ये एक परमाणु है, हमने क्या बताया अभी कि एक छोटा सा कण है, मैंने बताया यहाँ पर इस प्रकार से। और संग में ये हमारा जो कण दिखाई दे रहा है, इस कणों को एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा हमने क्या करा, लिया और उसमें अल्फा कणों की किरणों की बौछार करा।
क्या है, किरणों की बौछार करा है उसने, तो इस प्रकार की क्रियाएं हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उत्पत्ति होता है। तो बात समझ में आ गया है ना। आप सामने हमने क्लास लगाऊंगा उसमें, तो उसमें तुम्हें मैं इसके अंदर स्ट्रक्चर अच्छे से बताऊंगा, कक्षा इसमें कक्षा और क्या है और कक्षा कौन सा है, ठीक है नहीं। इसी के साथ अपने क्लास के यहाँ से डी एड कर देते हैं और उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। और